बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आपका वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा और आज एक बड़े फ्रेश एंड ब्राइट मूड के साथ आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट चुकन काजिम और आज का दिन एक स्पेशल दिन है। आज के दिन को इंटरनेशनल फैमिली डे के नाम से जाना जाता है और इस बार की थीम है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद है कि फ़ैमिलीज़ यानी कि ख़ानदानों की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड किया जाए। लेकिन जहाँ पे हमारी फैमिलीज़ में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे तो इंक्लूडेड होते ही हैं और मियाँ और बीवी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए व्यूअर्स, फैमिली डे जो होता है या फैमिलीज़ जो होती हैं उसके अंदर एक तो हमारे ये डायरेक्ट रिलेटिव्स होते हैं, फिर हमारे थोड़े से दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, उसके साथ साथ वो फैमिलीज़ भी होती हैं जो हम खुद बना लेते हैं जिनसे शायद हमारा खून का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पीटीवी के साथ मेरा एक बहुत ही पुराना बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ है। अक्सर मैं मजाक में कहती हूँ कि ये तो मेरा मेका है। एंड आई थिंक अगर ये बात मैं और अगर बड़े सीरियसली इसके बारे में सोचूं तो एक्चुअली है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मेरा अपना एक ख़ास प्यार है और यहाँ पे जो लोग सब हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मेरे कॉलीग्स, वो भी मेरी फैमिली ही हैं। इसी तरह दोस्तों के बारे में कहा जाता है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज़। सो आज के दिन नहीं, हर दिन, जैसे कि मदर्स डे पे भी सब यही बात कह रहे थे कि देखें माँ का एक दिन मनाना बहुत कम है, उसी तरह फैमिलीज़ का भी एक दिन मनाना बहुत कम है। फैमिलीज़ को सेलिब्रेट करें, उनको एंजॉय करें, उनका साथ दें। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जिन घरों में फैमिलीज़ एक फैमिली सेटअप होता है, सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे नहीं बल्कि और लोग भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि सास ससुर हो गए या लड़की के पेरेंट्स हो गए या भाई बहन भी हो गए, तो उसमें उस घर में रौनक भी ज़्यादा होती है। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं और जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी बन जाता है। सो फैमिलीज़ का ख्याल रखें, फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट दें। आजकल के ज़माने में गैजेट्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, फैमिलीज़ की अहमियत वो नहीं रही। पहले हम कहा करते थे कि आजकल लोग अपने मोबाइल्स पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, फैमिली को कम टाइम देते हैं। अब तो खाने के टेबल पे भी सब साथ बैठे होते हैं लेकिन कोई भी साथ नहीं होता। हर शख्स जो है वो अपने मोबाइल पे, अपने किसी गैजेट पे बिज़ी होता है या अपने आप को किसी कोई गेम खेल रहे होते हैं या बच्चे कोई चीज़ वीडियो या कुछ देख रहे होते हैं। तो ये कोई साथ वक्त गुजारने का अच्छा तरीका नहीं है। गैजेट्स और उन सब चीज़ों को परे करें, जिसमें से एक चीज़ जो हमारे कुछ जानने वाले भी करते हैं और आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि जब भी खाने के टेबल पे बैठना है अपने मोबाइल्स और अपनी सारी डिवाइसेस बाहर रखें या अलहदा किसी टेबल पे रख दें, खाना खाएं, उसके बाद सब अपनी अपनी डिवाइस उठाएं और जो जो काम करना है करें। कम से कम खाने के वक्त तो एक दूसरे को वन ऑन वन टाइम और वन ऑन वन इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स, अगर आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना है तो आप रब्ता कर सकते हैं 042992000648 पे। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे साथ शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जुबन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैयबा जी, आपको पता है कि ये हम बड़ा एक एक्साइटिंग वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यू आर द फर्स्ट शेफ ऑफ दिस वीक। पीटीवी की हमेशा कोशिश रही है कि कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करें। सो हमने लास्ट टाइम एक ट्रिब्यूट वीक किया था जिसके अंदर हमने आलम लोहार साहब को, सुरैया मुल्तानीकर को, आबिदा परवीन, रेशमान एंड मुसरत नज़ीर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश किया था। इस हफ्ते भी हमने सोचा कि हम अपने 1951 से लेके 2023 तक की बनी हुई गाने और मूवीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के ग्रेट लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करें। जैसे कि नूर जहान मैडम, नूर जहान अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, शमीम आरा, साहिबा खानम, अंजुमन, सबिया खानम, अंजुमन, माला बेगम, ज़ुबैदा खानम, शबनम, बाबरा शरीफ, ज़ेबा बख्तियार, नैरा नूर साहिबा, नीलो जी, मुसरत नज़ीर, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, सईद खान, मतलब दे रंगीला जी, मतलब ये सारे इतने ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। तो हम आज से इनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को चार चांद लगाए। तो आज हम ज़रीन सुलेमान पन्ना साहिबा को
ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उनसे बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उस दौर की फिल्मों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि तैयबा जी आपके लिए भी ये प्रोग्राम इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? लकीली आज हमारी रेसिपी भी थोड़ी यूनिक है और आज मैं बना रही हूँ टिक्का मसाला ग्रेवी। टिक्का मसाला ग्रेवी, जी। बारबेक्यू तो हम सभी करते हैं, तो उसको मैं ग्रेवी में कैसे बनाना है ये आज अपने व्यूअर्स को बनाना सिखाऊंगी। एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है कि आप बारबेक्यू घर में बनाते हैं और बारबेक्यू बना हुआ बच जाता है। जी बिल्कुल। और फिर समझ नहीं आती कि उसका क्या करें, क्योंकि नेक्स्ट डे वो ज़रा ड्राई सा होता है और वही चीज़ कम लोग ही हैं जो वही चीज़ डेली खाएं। बिल्कुल। तो ये ग्रेवी में बनेगा तो आपकी वेस्टेज भी नहीं होगी। तो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ इसकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको जो है टिक्का मसाला ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। सबसे पहले टिक्का मसाला मैरिनेशन जो हमें चाहिए उसके लिए अज्जा हैं मुर्गी का गोश्त 1 किलो, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगा प्याज 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, टमाटर पेस्ट 1 कप, दही 1 कप और टिक्का मसाला जो कि हमने ग्राइंड करना है उसके लिए हमें चाहिए सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 5 से 6 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद और लौंग 2 से 3 अदद। अब मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। इसमें बेसिकली हमने 3 स्टेप जो हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम जो चिकन है उसको तिक्का बोटी कट में कटवा लेंगे और उसके बाद जो सारे मसाले मैंने आपको रेसिपी कार्ड में बताए हैं उसके साथ हम इसको मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था तो इसको मैंने हाफ डन किया हुआ है। आपने इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके रखना है और उसके बाद आप ग्रिल कर लेंगे। सेकंड जो इसका स्टेप है उसमें हमने ग्रेवी बनानी है और इसकी ग्रेवी भी बड़ी यूनिक सी है। नॉर्मली हम प्याज और टमाटर के साथ बनाते हैं, लेकिन इसमें हम दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज हम ब्राउन इस्तेमाल करेंगे, टोमेटो पेस्ट और उसके साथ मैं इसमें क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और फिर हमने क्या करना है कि एक पैन टिक्का मखनी मसाला बन जी बिल्कुल, ज़रा क्रीम का जो टेस्ट आएगा ना वो उससे यूनिकनेस भी आ जाएगी और बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। तो हमने क्या करना है कि जो मसाला मैंने आपको टिक्के का बताया है वो आपने सारा ग्राइंड कर लेना है, जैसे मैंने ये ग्राइंड करके रखा हुआ है और ये रेसिपी कार्ड में ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे और अपने ग्रेवी के जो सारे मसाले हैं, दही, प्याज, टमाटो पेस्ट और क्रीम, इनको ग्राइंड करके इस ऑयल के साथ जो है वो ऐड कर देंगे और साथ इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। जिस वक्त हमारा ये सारा बैटर जो है ये कुक हो जाएगा तो इसमें फिर ये जो मैंने टिक्के ग्रिल करके रखे हुए हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद जो है हम इसमें ये सारा मसाला भी ऐड कर देंगे, फिर इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और जब ये प्रॉपर्ली कुक हो जाएगा तो फिर इसको हम सलाद, रायता और नान के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच तैयबा जी। थैंक यू जगन। अच्छा व्यूअर्स, ब्रेक में जाने से पहले ज़रीन सुलेमान पन्ना जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आप एक कथक परफॉर्मर, एक्टर, नॉवलिस्ट एंड डांस टीचर हैं। आपका इंडस्ट्री के साथ 50 साल तक का एक ताल्लुक़ रहा है और 50 मूवीज़ में आपने काम किया। ज़रीन सुलेमान आपका नाम और पन्ना आपका इंडस्ट्री नेम था। फेमस मूवीज़ में गुलफाम, बागी, नीला पर्वत एक्सेट्रा शामिल हैं। आपने बहुत से खूबसूरत गाने भी हैं और उसमें बहुत खूबसूरत और फेमस वेल नोन गाने भी हैं। हम उन गानों को भी आज आपको लाइव सुनाएंगे। आपने 6 साल की उम्र में कथक डांस सीखा, बल्कि आपसे ही आपकी ज़बानी आपकी कहानी भी जानेंगे और उस दौर की इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। हमारा साथ देने के लिए हमारे इन देयर ओन राइट लेजेंड्स जो हैं आज हमारे साथ हैं। शहजाद अली कीबोर्ड पे हैं, मोहम्मद इकबाल बेस गिटार पे हैं, साजिद अली ड्रम्स पे हैं और शाहिद अली तबले पे हैं एंड जग्गू खान ढोलक पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सकता है व्यूअर्स की इंडस्ट्री की किसी भी एरिया को हम ट्रिब्यूट पेश करें और ये प्यारे भाई हमारे साथ ना हों, इनके बगैर हमारे ट्रिब्यूट्स बिल्कुल नामुकम्मल रहते हैं। तो व्यूअर्स, ब्रेक में जाते हुए आपके साथ एक क्लिप शेयर करेंगे। मैडम नूर जहान का एक बड़ा खूबसूरत गीत है चांदनी रातें, तो वो हम देखते हुए जाएंगे और जब वापस आएंगे तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मर हैं सायरा ताहिर साहिबा, उनसे वो गाना सुनते हुए आएंगे। हमें ज़रीन सुलेमान पन्ना साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, रियाज़ ख़ान बहुत बेहतरीन एंकर एंड होस्ट भी ज्वाइन करेंगे। तो व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं देखते हुए चांदनी रातें।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात हुई हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों से, हमारे म्यूजिशियंस से, जो आज हमारा भरपूर साथ देंगे हमेशा की तरह। प्यारे प्यारे हमारे भाई, और एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, वैसे तो दोनों ही बड़ी प्यारी पर्सनालिटीज़ इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन एक हद से ज़्यादा प्यारी पर्सनालिटी जो इन्फॉर्मेशन की इंसाइक्लोपीडिया है। आई एम नॉट जोकिंग, मतलब हमें गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इन्हीं को फ़ोन कर देते हैं और हमारे सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। और यही चीज़ इनको एक बेहतरीन होस्ट और एक बेहतरीन एंकर पर्सन बनाती है। रेडियो, स्टेज, पाकिस्तान टेलीविज़न, सबके साथ इन्होंने बहुत काम किया है, और उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी इन्होंने काम किया। मतलब इतनी इनकी नॉलेज का अमेजिंग लेवल है, और इतने प्यारे अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि बात लिटरली दिल में उतर जाती है। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के सुपरस्टार रियाज खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया इस तमाम तर मोहब्बत का। भाई आपको पता है कि जहाँ पे भी हमें किसी लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करना पड़ता है, हम फ़ौरन आपको फ़ोन करते हैं, खान साहब थोड़ा टाइम दे दो सानू। बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अकोमोडेट भी करते हैं। और आपके साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी एक बहुत ही प्यारी बहन का। मेरी छोटी बहन है, मेरी लाडली है, म्यूज़िकोलॉजी में मास्टर्स किया है और उसमें गोल्ड मेडल भी इन्होंने हासिल किया माशाल्लाह से। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में म्यूज़िक भी टीच कर रही हैं आज, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर इन हर ओन राइट। सो आज हमने इनको पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के एक सर्टन ईरा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बुलाया है। सायरा ताहिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा, बाय द वे ब्रेक में बिल्कुल ठीक थी। ऑनर आके अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल किधर गया वो फुर्तियां कहाँ गई? मुझे बताया, मैंने कुछ कहा है? मैंने याद कुछ है, आप ऐसा मुझे नहीं बताएं। कहा। अभी फुर्तियां आपको देखना गाने में नजर अच्छा, गाने में नजर आएंगी। अच्छा, आज हमने आपसे सबसे पहले तो चांदनी रातें सुनना है, ठीक है। बिकॉज हमने उसकी एक क्लिप भी दिखाई, और आज एक नई रेंडिशन की तरह हम उसको प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स, अपनी इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट पेश करना, आप वेस्ट में देखें तो कॉन्स्टेंटली लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे होते हैं अवार्ड सेरेमोनीज़ में। एक नहीं, 10-10, 12-12 लेजेंड्स को। और वो सिर्फ आपके ऑन स्क्रीन लेजेंड्स नहीं होते, वो आपके वो लोग भी होते हैं जो आपके म्यूजिशियंस भी होते हैं, आपके डिजिटल जो देख रहे होते हैं सारी चीज़ें उसके भी होते हैं आर्टिस्ट, आपके सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं, DOPs होते हैं। हर बंदे को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। क्योंकि देखें, जो इंसान रियाज भाई एक सर्टन वक्त अपनी ज़िंदगी का और स्पेशली डेकेड्स दे दे, जैसे कि जिस हस्ती की आज हम बात करने जा रहे हैं और जिनको हमने शो पे भी बुलाया, उनको भी हम बुलाएंगे अभी, लेकिन पहले हमने कहा कुछ हम अपना ट्रिब्यूट पहले पेश कर दें उनको। उन्होंने 50 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को दिए हैं, 5 तिहाइयाँ। इट्स नॉट अ जोक। जी, क्या कहेंगे आज की हमारी लेजेंड के बारे में, लिविंग लेजेंड? अच्छा, अब बात यह है कि आप चूँकि फ़िल्म पे बात करना चाह रहे हैं आज, पहली फ़िल्म तेरी याद पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में बनी आफ्टर 48 में ये आई। आशा भोसले थी इसमें हीरोइन, और नासिर खान इसके हीरो थे। आशा भोसले नहीं, अच्छा। ये आशा भोसले हमारी हैं। अच्छा, हमारी आशा भोसले हमारी है, वो आशा भोसले हमसाया मुल्क की हैं। मजाज नहीं उनका लगता था वैसे। नहीं, आशा भोसले एक फिल्मी घराने से थी। नजमा उनकी सिस्टर, स्टेज पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनकी बहन थी नजमा, और ये एक फिल्मी घराने से थी खातून आशा भोसले। नासिर खान बाय द वे यूसुफ खान साहब के भाई थे, और यूसुफ खान दिलीप कुमार के भाई थे नासिर खान, जो इस फिल्म के हीरो थे। सही। 48 में फिल्म आ गई। ठीक। और ज़ाहिर है उस दौर के हालात में जिस तरह से फिल्म बनी होगी, जिस तरह से आई होगी, उन लोगों ने कितना कष्ट किया होगा फिल्में लाने के लिए। उसके बाद तो फिर 50s की आप बात कर रहे हैं, 60s की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर बड़े लोग, लेजेंड फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े, और ऐसे बड़े बड़े नाम, पढ़े लिखे लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े। हीरो हीरोइंस हमारे पास क्या कमाल आए, क्या खूबसूरत चेहरे आए, और फिर उन्हीं चेहरों के हवाले से जिस तरह से खूबसूरत गीत निगारी की गई। हमारी हर सिचुएशन का गीत जो है वो हमें मिल जाएगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री का। अगर हम उदास हैं, अगर हम दुखी हैं, अगर हम बहुत खुशी में हैं, तो ये सारा कुछ, सारे जो ट्रेंड्स हैं, सारे जो फ्लेवर्स हैं, वो हमारे लेजेंड पोइट्स ने ज़ाहिर दिए होंगे। पोइट्स के बाद वो फिर हमारे म्यूजिशियंस के पास गए, म्यूजिशियंस के बाद फिर वो सिंगर्स आए, सिंगर्स भी कमाल सिंगर्स इस इरा में हमारे पास आए हैं। मैडम नूरजहां तो थी ही, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने काम किया और कमाल काम किया। बिल्कुल। मतलब हमारे पास एक ख़जाना है, और ख़ास तौर पे ये जो आज जिस इरा का आप जिक्र करने जा रहे हैं 50s 60s का, इसमें तो ख़ास तौर पे बड़े खूबसूरत गाने, बड़ी खूबसूरत गानों की बात अगर हो रही है तो सारा आपके पास आने से पहले हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगी
माइक हमारे पास है। हाँ जी जी भैया, क्या कहेंगे 50s एंड 60s के म्यूज़िक के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो बड़े बड़े लेजेंड मौसीकार हुए जिनमें बाबा जी चिश्ती साहब सुभान हैं, अल्लाह, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हुए हैं, सफदर साहब, मास्टर अनात हुसैन साहब, ए हमीद साहब, नशा साहब, ये सब बहुत बड़े लोग हुए हैं। अपना क्या उनका अख्तर हुसैन अखियाँ साहब हाय, है ना जी, क्या नाम ये लिया। वो लोग हुए हैं जिन्होंने इस काम में अपनी जानें मारी हैं। अच्छा, मतलब निसार उन्होंने बज़मी टाइम साहब, दिया है। निसार बज़मी साहब को भी शामिल निसार बज़मी कीजिए, साहब, मैं मास्टर आ रहा नायत था। साहब को भी शामिल कीजिए, मास्टर अब्दुल्ला को भी शामिल उनको भी कीजिए, कर रहे इनके थे, नाम भी जरूर सबके लीजिए। नाम ले रहा हूँ जी, तो मतलब यह है, इन्होंने इस काम का बहुत भरम भी रखा है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि शायर ने गाना लिख के दिया और उसी वक्त दफ्तर में बैठ के धुन बना दी। धुन बना दी और कंप्यूटर पे धुन भी बनाने की जरूरत नहीं हुई, कंप्यूटर पे ऊपर गा दिया और उसको ट्यून श्यून करके अपने हिसाब से किया। उस जमाने में तो इसलिए पूरा का इनका पूरा गाना शुरू से लेके एंड तक गाया जाता था और जरा सी चीज ऊपर नीचे होती थी तो वो उसको डब्बा करके फिर शुरू करते थे। और वन टेक होके होती थी उस वक्त, जब हमने भी देखा है स्टूडियो में सीखने से लेकर क्योंकि काम भैया करने तक। रिहर्सल होती थी और एक रिहर्सल नहीं होती थी, गाने पे हफ्तों मेहनत की जाती थी और उसके बाद आपको इतनी सी शिफ्ट मिलती थी, उसके अंदर आपने गाना बनाना होता था। EMI में रेसल होती थी बाकायदा, सिंगर्स की, म्यूजिशियंस की, ठीक है जी, और उसके बाद स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड होता था। और म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके लिए उस्ताद रखते थे जो जी, जी, बड़े बड़े बिल्कुल। सीनियर आर्टिस्ट के साथ जी, बहुत, उस्ताद बहुत, रखे जाते थे। बहुत, अच्छा, बाबा जी चिश्ती की बात अभी की गई है। हाँ जी। बाबा जी चिश्ती का कमाल ये है कि वो हमारे पहले मौसीकारों में से हैं। जी, जी। और मैडम नूरजहां को भी नूरजहां बनाने में उनका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है बाबा जी चिश्ती का। बिल्कुल। क्योंकि वो जो नात थी जो मैडम नूरजहां यहाँ पे सैन में एक में पढ़ा करती थी अपनी मशहूर होने से पहले कसूर से आके, तो वो बाबा जी चिश्ती की नहीं उनसे गवाई थी। और बाबा जी चिश्ती जो है वो डिबिया पे, माचिस की डिबिया पे धुन बनाते थे और उनका रिकॉर्ड है कि आधे घंटे में 8 गाने, इस तरह का भी उनका रिकॉर्ड है। और उनका ये भी कमाल है कि वो शायर भी बहुत सी करते थे। हाँ। मास्टर अब्दुल्ला साहब के जो ज्यादातर गाने ना बाबा जी चिश्ती साहब ने लिखे हुए हैं, खुद लिखे हैं। जिनकी उन्होंने धुनें बनाई और बहुत सुपरहिट हुए हैं और गाने। बाबा जी चिश्ती का कमाल ये भी साथ रहा जुगन जी कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, सिंगर्स, वो इंट्रोड्यूस करवाए। बिल्कुल। जी, जी। अच्छा जगू भाई, आपकी तरफ बात को लेके बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक सीनियर, एक लेजेंड म्यूजिशियन हैं, आप दोनों। जी in your own बिल्कुल, right। ये अल्लाह का एक शुक्र है कि हमें भी ना थोड़ा सा मौका मिला इन लोगों से काम करने का। जैसे वज़ीर अफजल साहब थे, बख्शी वज़ीर साहब थे, तो वो लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे। क्योंकि वो उन लोगों को देखा हुआ था काम करते, तो वो कहते थे यार ये लोग जब काम करते थे तो लगता था कि यही काम को जानते और यही काम करते, हम तो उनको देख के काम कर रहे। क्या बात। इसीलिए आज तक वो जो काम चल रहा है उनके सदक़े में ये काम देख लें, आज भी वही गाने चल रहे, बिल्कुल वही गाने गाए जा बिल्कुल रहे। सही। थैंक यू Thank सो you. मच। हाँ जी, तो सर आज हम बात करेंगे लिविंग लेजेंड ज़रीन सुलेमान पन्ना साहिबा की। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? ओह बट पहले मैडम, आपने आज ट्रिब्यूट्स पेश करने हैं 50s एंड 60s के। अच्छा, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि PTV होम मेरा होम है और PTV होम से लेकर बाहर भी जितने चैनल्स हैं, मैं एक अपने आप को बड़े सब सिंगर्स में से एजाज़ की बात समझती हूँ कि मैं वाहिद हूँ कि मैंने जितने ट्रिब्यूट्स मैंने दे दिए ना, और मुझे लगता है कि मुझे जितने पुराने गाने याद है शायद ही कोई नया गाना याद होगा। और ये बड़ी ऑनर की बात है कि कुछ सिंगर्स लेजेंड्स ऐसी कि जिनके सामने बैठ के मैंने परफॉर्म किया, जिसमें से मरहूम ज़ुबैदा खानम साहिबा। तो आज भी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया गया है, तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। हम बिल्कुल भी ऐसा गा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एक छोटा सा ट्रिब्यूट है और उनको याद करते हैं और उन्हीं को सुन के सीखते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हूँ, या मुझे इस काबिल समझा गया है कि मैं कुछ उन जैसा गा सकती हूँ। वंडरफुल जी। तो पन्ना साहिबा के बारे में आप अच्छा, बताइए, पन्ना जी के ज़रीन बारे में। पन्ना जो है ना, इनका कमाल ये है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से रक़्स सीखना शुरू किया और रक़्स के हवाले से ये एक लेजेंड रही हैं। अदाकारी इनकी ज़रा कम रही है, फिल्में ज़ाहिर इन्होंने की हैं, और अपनी शादी से पहले तक, यानी जब तक ये एस सलमान साहब से ब्याही गई हैं, उससे पहले ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत सारे ममालिक में कर चुकी थी एज ए डांसर।
और इनको ये भी साथ एजाज़ रहा कि शाह ईरान के सामने भी इन्होंने रक्स किया हुआ है, इंडोनेशिया के सदर के सामने भी, चाइना के सामने भी, यानी जब भी कोई कौमी ताइफ़ा कहीं भी जाता था तो उसमें ज़रीन सलमान पन्ना ज़रूर उसका हिस्सा होती थी। और फिर ये है कि इनका कमाल ये है कि ये उस फैमिली से हैं जो पाकिस्तान की पहली फ़िल्मी फैमिली मुझे कहना चाहिए, पाकिस्तान की पहली फ़िल्मी इस तरह से फैमिली कि जिसमें संतोष कुमार, सैयद मूसा रज़ा इनके जेठ, सबिया खानम इनकी जेठानी, निगर सुल्ताना इनकी जेठानी, इशरत अब्बास जिनको हम दर्पण के नाम से जानते हैं वो इनके जेठ, वाओ। एस सलमान एक बहुत बड़ा हदायतकार वो इनके खामद, और इसके अलावा इनके एक तेवर ने फिल्में भी की, यानी ये हमारे पहले दौर की बेहतरीन एक फ़िल्मी फैमिली है जिसमें ज़रनी पन्ना रही। पोलकबाद की शादी के बाद इन्होंने फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया काम जो था अपना को, आई थिंक फॉर द 25 years शी जस्ट लेफ्ट द शोबिज़ एंड आफ्टरवर्ड्स इन्होंने फिर रक्स सिखाया भी बहुत सारे बच्चों को, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में भी, PNCA में भी, और बहुत सारे इदारों में इन्होंने रक्स सिखाया। और मेरी इनसे अक्सर मुलाकात रहती है। ये एक डायरेक्टरी हैं फिल्म इंडस्ट्री की, और इनके पास जितना नॉलेज है, जिस तरह से इनकी यादें हैं, खूबसूरत यादें फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, दैट इज़ सुपर्ब। एंड अदरवाइज शी इज़ अ सुपर्ब लेडी, शी इज़ अ सुपर ह्यूमन बीइंग आई मस्ट से, जितनी एनर्जी के साथ वो काम कर रही हैं और आज तक कर रही हैं। अच्छा, आपको उनकी कौन सी मूवी पसंद है, कौन सा गीत पसंद है? अच्छा, इनका एक फिल्में तो एक तो इन्होंने वो उसमें काम किया था जो इनके एक गाना जो है ना, नहीं एक गाना था वो भी एक बड़ा बाकमाल गाना, और मेरे ये जो दोस्त हैं ये ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे। एक गाना बना था, सजन लागी तोरी लगन मनमा लाज मोहे आए हाय रे हाय, ये एक वाहिद गाना है जो मैडम नूरजहां और फरीदा खानम जी ने मिलके गाया हुआ है, कंबाइंड गाया हुआ है। और उसमें कमाल ये है कि ज़रीन पन्ना ने और एमी मीनवाला उन्होंने रक्स किया हुआ उस गाने पे। क्या कमाल वो गाना है और क्या कमाल उसको उन्होंने कोरियोग्राफी की हुई है और क्या कमाल उसकी सिंगिंग है, क्योंकि मलकाए तगज़्ज़ुल फरीदा खानम और मलकाए तरन्नुम मैडम नूरजहां, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, और क्या क्लासिकल वो कॉम्बिनेशन है। सजन लागी तोरी लगन मनमा लाज मोहे आए हाय रे हाय लगाई तो ने कैसी अगन मनमा, ये क्या कमाल गाना है। मैं तो जब भी उस गाने को देखता हूँ ख़ास तौर पे तो कहता हूँ कि यार क्या इस बीबी ने कमाल किया हुआ है, क्या इस खातून का कमाल है कि अपने काम की माहिर, अपने काम की एक्सपर्ट। और वही वाली बात है ना कि आपका पैशन प्रोफेशन बनता है तो तभी मज़ा आता है, और तब आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप पैशनेटली कर रहे हैं। बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए भी आए क्योंकि हालात ऐसे थे या उनको लाया गया, और बड़ी बड़ी हमने अजीबोगरीब स्टोरीज भी सुनी, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो शौक और पैशन के बेस पे ये काम कर रहे हैं, जिनमें से पन्ना साहिबा कोई शक नहीं। बिल्कुल। सो आपको उनका कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है? यही जो रियाज साहब ने बताया, क्योंकि ये एक बड़ा सेमी क्लासिकल सा गाना है और 3 ताल में इसको कंपोज किया गया है, और वो जिस तरह मैडम ने और फरीदा जी ने गा दिया है, मेरे ख्याल से वो हम लोगों के आज के लोगों के बस का काम नहीं है। बिल्कुल, बहुत रियाजतें हैं उसके पीछे, बहुत है। और वही है ना व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी काम विदाउट एफर्ट नहीं हो सकता। अब उस ज़माने में पार्टीशन के बाद रिसोर्सेज नहीं थे, हालात ऐसे थे। आपने इस बात को थोड़ा सा टच अपॉन किया, मैं जानना चाहूँगी क्योंकि जब पन्ना साहिबा आएंगी तो फिर हम उनसे उन्हीं की बात करेंगे, और उन्हीं के बारे में मैं चाहूँगी कि हम तीनों होस्ट्स बन के उनसे सवाल करें और उनके बारे में जानें, बिकॉज इतना बड़ा लेजेंड, इतने बड़े लेजेंड से मिलने का कम ही मौका मिलता है। तो आई वांट कि हम तीनों जो है अपना अपना हिस्सा डालें, उनसे बात करें। तो उनके आने से पहले पार्टीशन के बाद हालात कैसे थे, मतलब कितना को मुश्किल था उस वक्त फिल्म बनाना? क्योंकि आजकल तो आपको पता है हमने 25 दिन में फिल्म रैप कर दी, हमने 30 दिनों के अंदर फिल्म रैप कर दी। आजकल तो यही सुनने को आता है। कुछ फिल्में ऑब्वियसली जिस तरह मौला जट ईयर्स के ऊपर बनी है, अभी ये जो द लेजेंड ऑफ मौला जट जो बिलाल अचारी ने बनाई, कुछ मूवीज़ होती हैं जो ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन ज़्यादातर हम सुन रहे हैं कि 30 से 40 दिन के अंदर मूवी बन डन। तो उस जमाने में नहीं, क्या उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में देखें, एक तो कंप्यूटर, एक सीन एक दिन में होता था, या कंप्यूटर जी नहीं थे। हाँ, उस ज़माने में कंप्यूटर जी नहीं थे। उस ज़माने में असली लोग काम करने वाले थे। और जैसे आपने कहा कि एक गाना बनने के लिए 14 रिहर्सल्स भी हुई हैं, और गीत निगारी के लिए भी, उस नगमे के लिए जो फिल्म में शामिल किया जाता था वो आमतौर पे सिचुएशनल सॉन्ग होता था, और सिचुएशनल सॉन्ग लिखा जाता था। पता होता था कि इसके बाद हीरोइन को क्या मसला हुआ है तो ये गाना गा रही है, एवं एकदम ज़बरदस्ती गाना नहीं आ जाता था, ये नहीं होता था। और उस दौर में जो लिखने वाले थे वो पढ़े लिखे लोग थे,
वो पढ़े लिखे लोग थे, सेंसिबल लोग थे। उस दौर का एक और कमाल ये है कि आपके पास स्टूडियोज़ नहीं थे। आपको पता है ये जो हमारा बाद में बना शाहनूर स्टूडियोज़, लाहौर का जो स्टूडियोज़ बना, मैडम नूर जहाँ और शौकत हुसैन रिजवी का बहुत सारा शुक्रिया कि उन्होंने इंडिया से आके तो इस स्टूडियो को ऑन किया जो जला बला हुआ एक था, और उसके बाद उसको ठीक ठाक करके तो उन्होंने अपनी एक मोहब्बत का शाहकार कहना चाहिए वो दिखाया और उस पर फिल्में बनना शुरू हुई। यहाँ पे स्टूडियोज़ थे, नो डाउट 5-6 स्टूडियोज़ उस वक्त थे, लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा था। उस दौर में काम करना बहुत मुश्किल था, रिहर्सल्स होती थी, और ये आर्टिस्ट जो होते थे ये आमतौर पे एम्प्लॉयज़ का रवाज था उस दौर में। एम्प्लॉयज़ होते थे, उससे पहले जब ये इंडिया से आए हैं यहाँ पे तो ये महीने के एम्प्लॉयज़ होते थे, एम्प्लॉयज़, आर्टिस्ट भी एम्प्लॉयज़ होते थे। एक्चुअली हॉलीवुड में भी यही था। हाँ। कि आपको एक जो स्टूडियो, मतलब नॉट अ स्टूडियो, मतलब जैसे कि एक प्रोडक्शन हाउस या एक स्टूडियो जो है वो आपको Own करता है। एम्प्लॉय कर लेता था और आपको मंथली जो है उसके ऊपर एक एक्सपेंस मिलता था। तो उस वक्त इतने ज़्यादा आप पैसे भी नहीं कोई ख़ास कमाते थे, बिल्कुल ना तो पर मूवी कमा रहे होते थे, वटेवर आपका बेसिकली महीना निकल जाता था। बिल्कुल। उसमें देखें ना, उस दौर के लोगों को आप देखें, सिर्फ जो स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा जितने भी हुनरमंद हैं, ये भी यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं थी। क्योंकि मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ आज हुआ कल हॉलीवुड के नाम से, वो पुराने ज़माने के हॉलीवुड के बारे में है, और मैं उसको जब देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। और मैंने 1-2 बातें इसी किस्म की ना कही कि मैंने कहा उधर तो ऐसे होता था, तो आगे से लोगों ने हंस के कहा इधर भी यही होता था, कि मतलब एम्प्लॉयज़ आप बन जाते थे और आपको कोई ले आता था और वो खुद ही डिसाइड करते थे कि किस प्रोजेक्ट में आपने काम करना है, किसने नहीं, और आपको हाँ या ना का आपके पास मार्जिन नहीं होती थी, बिल्कुल आपने करना है। अब देखिए उस वक्त आपके पास कैमरे किस लेवल के होंगे, आपके पास उस वक्त एडिटिंग का जो मटेरियल है वो किस फीते तरह पे का होगा, शूट होती वो थी, एडिटिंग वाला क्या मामला होगा, उसमें एडिटिंग किस लेवल की होती होगी। फिर ये है कि ख़वातीन भी वही हैं, मेकअप का भी ये वाला स्टाइल नहीं होगा। ये जो आज बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं को स्पॉन्सर करने के लिए, वो नहीं थे। ये लोग जो उस दौर के काम करने वाले हैं, ये अपने हेयर स्टाइलिस्ट भी खुद ही होते थे, इन्हें अपने आप को ग्रूम भी खुद ही करना होता अब था। आप देखिए मैडम कपड़े भी खुद ही नूरजहान के देखने बारे होते में थे। ये कितनी बात फेमस है कि आप एक स्टाइल आइकॉन भी थी। आप सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर और एक्टर नहीं थी, मतलब शी वाज आल्सो अ स्टाइल आइकॉन, एंड एज अ स्टाइल आइकॉन आपने अपने, और ये आपकी अपनी एक काविश होती थी कि ये वाली साड़ी, ये वाला जूता, ऐसा मेकअप, ये वाली लुक, ये वाला हेयर स्टाइल, ये सब चीज़ें आप अपनी खुद डिफाइन करती थी। खुद ही करते थे। और फिर एज पर करेक्टर जो है वो देखा जाता था। आपके जो वो हदायतकार थे, जो वो एक टीम होती थी, वो फिर आपको देखती थी कि आपने क्या करना है। ये जो आजकल आप लोगों के साथ, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं आपके ड्रेसिंग के हवाले से, जूते के हवाले से, ये सब कुछ नहीं होता था। ये ख़वातीन खुद ही मेकअप आर्टिस्ट होती थी आमतौर पे। मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते मेरे थे। जैसा झल्ला बंदा तो बिल्कुल ही रह जाता। नहीं सीरियसली, बिकॉज मेरी वो वाली इतनी एस्थेटिक सेंस नहीं। सो बात ये कि इट वाज, आप एक ऑल एंड ऑल पावर हाउस होते थे, लेकिन इस ज़माने की ना तो लग्जरीज होती थी और ना ही फाइनेंसेस होते थे। खैर, अब ब्रेक के बाद हम मैडम को बुलाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, बन्ना जी की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी यूनिक सी स्टोरी है। हर इंसान की स्टोरी यूनिक होती है, लेकिन हमारे जो लेजेंड्स होते हैं वो बहुत से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजर के एक लेजेंड का स्टेटस जो है वो हासिल करते हैं। सो हम अभी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे तो सायरा से भी हमने रिक्वेस्ट करनी है कि जो सॉन्ग हमने आपको पिछली ब्रेक में जाते हुए जिसकी क्लिप्स दिखाई, वो सॉन्ग जो हैं वो हमें सुनाएं। और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी एक बेहतरीन कथक सूफ़ी परफॉर्मर, एक्टर, नॉवलिस्ट, कोरियोग्राफर, जिन्होंने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दुनिया भर में हज़ारों आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपने इटली में भी जाके एक मूवी की है। आपको गवर्नमेंट लेवल पे बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, एंड नेशनली एंड इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज़ किया गया। ज़रीन सुलेमान पन्ना साहिबा से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। सायरा जी, सुनते हैं आपसे चांदनी रातें। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता
जब सारा आलम सोता हो चांदनी सब जग सोए हम जागे तारों से तेरे बातें हो चांदनी तकते तकते टूटी जाए आस पियाना आए रे तकते तकते शाम सवेरे नैनों के उठे जिया घबराए रे शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली रातों ने मेरी नींद लूट ली दिल के चैन दुखिया की ढूंढ रही है वही प्यार की बातें चांदनी रातें ओ चांदनी रातें पिछली रात में हम ढूंढ कर चुपके चुपके रोए रे पिछली रात में सुख की नींद में नींद हमारे देश पर आए सोए रे सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे दिल की धड़कने तुझे पुकारे आजा बालम आए बहारे ऐसी तन्हाई में कर सुख दुख की दो बातें चांदनी रातें ओ चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से तेरे बातें ओ चांदनी ओ चांदनी ओ चांदनी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ हमारे मुल्क की लिविंग लेजेंड, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। आर्टिस्ट तो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक ब्रिलियंट उस्ताद हैं, उस्तादों की उस्ताद हैं, लेकिन इतना प्यारा और इतना हम्बल इंसान। आप स्टूडियो में एंटर हुई तो आपने सबको सलाम किया और जाके सलाम किया। कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट हर बंदे को जाके सलाम करे, प्यार दे, दुआएं दे। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और मज़ीद और कामयाबी दे। एक बेहतरीन कथक सूफ़ी परफॉर्मर, एक्टर, नॉवलिस्ट, कोरियोग्राफर हमारे साथ आज हमारे मुल्क की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़ याफ्ता ज़रीन सुलेमान पन्ना साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, जीती रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। मैम, आपसे मुलाकात हमेशा से एक ख्वाहिश थी और हम यही सोचते थे कि आपको शो में बुलाएं तो किस कैपेसिटी में बुलाएं, क्योंकि लेजेंड्स को आप एवं गप के लिए नहीं बुला सकते। एटलीस्ट रियाज भाई, मेरा, सायरा का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर जो लेजेंड है उसको लेजेंड के लेवल पे रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी हमारा फ़र्ज़ है, और शायद आपकी दुआओं से हमारे काम में भी बरकत होती है। वो कहते हैं ना, बादब बानसीब। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सबसे पहले मुआज़रत के साथ आपकी बात काट रही हूँ। ये टीवी के सारे जो लोग हैं
ये मेरे अपने तो अजीज़ हैं, मेरे अपने ही हैं, और इन सब का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और रिजी और आप, मैं तो इतनी दीवानी हूँ, पता ही नहीं आपको कि मैं कितनी फ़ैन हूँ। इतना अंदाज़े गुफ्तगू और इतना खूबसूरत तरीक़ा आपने एक नया अंदाज़ अपनाया है इस आपके जो प्रोग्राम आ रहे हैं, कि आदमी हैरान है कि ये इतनी सी ये बच्ची और ये इतने बड़े बड़े काम कर रही है, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र न लगाए। वरना जी मेरा 17 साल का बेटा है, इतनी भी छोटी नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच कहने का। और दूसरी बात, ये मैं रिकॉर्ड जो है ना, ये वाला हिस्सा रिपीट स्पेस की 6-7 क्लिपें बना के मामा को भेजूंगी, क्योंकि हमेशा कहती है इतने बेहंगम और बदतमीजाना अंदाज में शो होस्ट करती हो, थप्पड़ मारने को दिल चाहता है। ये अम्मी के अल्फाज है मामा के। अपनी अम्मा से मुझे मिलवा दीजिए प्लीज, आप उनसे मिल लें, और जैसे वो मेरी सेटिंग करती है कुछ आप उनकी सेटिंग कर दें। अच्छा, माँ ऐसी रहनी चाहिए। माही ऐसी। अच्छा फन्ना जी, हम ये जो क्लिप देख रहे थे, उस क्लिप के बारे में आप कुछ बता रही थी, पहले वो बताइए। वो बड़े मजे की एक बात है। मैं बहुत बहुत पीछे, आप मुझे बहुत पीछे चली गई हूँ मैं। अभी हमने उससे भी पीछे जाना है। अच्छा, मतलब मैं क्या करूँ, जो जिस इलाके और जिस दुनिया में मैं इस वक्त आपसे के पास हूँ, ये असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था हफीजुल्लाह हसन जी जी। वो बड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की और बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने फिल्में बनाई, पाकीज़ा और काफ़ी सारी बनाई। और शाम को गोशाए आफियत में कहती थी उनके घर में कि मैडम बैठी हैं, फरीदा खानम बैठी हैं, शौकत साहब बैठे, मैं बहुत पीछे पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, शौकत साहब बैठे हुए गुनगुना रहे हैं, ये कुछ। तो हफीजुल्लाह हसन साहब ने सबसे पहले सोचा कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए कि जो एक यादगार भी हो, क्लासिक भी हो, उस्तादों का भी नाम हो, और जो फ़नकार हैं उनको भी हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बाजी के नाम से अनाउंसमेंट की, ज़ेबा भी आ गई, हमारी खूबसूरत तरीन, मैं तो लड़की कहूँगी, खैर अब तो खैर मेरी दोस्त भी है, मेरी अजीज़ भी है, वंडरफुल पर्सन, क्या कहने। और हसीन तरीन एक मुजस्समा खूबसूरती, दोनों मियाँ बीवी। हाथ लगाएं तो लगता है कि मैली हो जाएंगी। मैली हो जाएगी, बिल्कुल मैली होने नहीं देंगे हम, ना होने नहीं उसी तरह रहने देंगे। खैर, ये बात है 62-61 की शायद। तो ये फिल्म जिस वक्त शुरू हुई तो सबसे बड़ा मसला आया उस्ताद साहिबान और म्यूज़िक, क्योंकि क्लासिकल चीज़ों को वो ज़्यादा जानते थे। ठीक है। हफीजुल्लाह हसन और सब लोगों ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि उस्ताद अल्लाह रखा को बुलाया जाए इंडिया से जी। वो जाकिर हुसैन जो हैं उनके वालिद, और जाकिर हुसैन इतने से उस ज़माने में, जिस वक्त मेरा ये हमारी रिहर्सलें हुई, इतने से था 8-10 साल के, ये सिलसिले चल रहे थे। तो खैर वो हुआ। फिर उसके बाद सलीम इकबाल बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, और उन्होंने बड़ी मेहनत की इस ख़ास तौर पे इस फिल्म पे और इस गाने पे, बिल्कुल, क्योंकि ये चैलेंज था। फिर आगे जब चलते हैं तो जनाब फरीदा खानम और मैडम नूरजहां। अब मज़ेदार बात ये कि इतने दोनों ही बड़े स्टार थे कि मलिका तरन्नुम वो कहे जी, जब गाना शुरू हुआ बजना तो वो कहे जी ये जो सरगम है ये मैंने करनी है। फरीदा खानम कहें कि नहीं जी ये मैंने करनी है, क्योंकि फिल्मों में कभी उन्होंने, फरीदा खानम ने कोई गाया नहीं था जी, ये वाहिद एक गाना था। अब उनकी बड़ी सॉफ्ट सा अंदाज था। मैडम माशाल्लाह, मतलब खैर बराबर के ही हैं, ये नहीं मैं कह सकती, अपनी अपनी कैपेसिटी में क्या कहने। खैर जी, उसके बाद हुआ ये कि अब आवाज़ें किसको दी जाएं। अब एमी मिनवाला, वो मेरी जनाब बेहतरीन दोस्त भी, दुश्मन भी, और हम लोग इकट्ठे भी होते थे, मगर जिस वक्त काम आता था उस वक्त हम इतने ज़्यादा दुश्मन होते थे कि किसी हमने लिहाज नहीं करना। तो फिर हमारे उस्ताद कहते थे कि ये दो पहलवान आ गए हैं, तो अब देखो कौन जीतता है कौन हारता है। ये हमारे उस्तादों का ये था ख्याल। अच्छा, गाने में तो ऐसे लगता है कि जैसे दो सहेलियां परफॉर्म कर रही हैं। एक और बात बताऊं, ये मेरा ख्याल है आधे घंटे का डांस रक्स था ये तो 1 मिनट का भी नहीं रह गया। ये असल में जिस वक्त उस्ताद अल्लाह रखा को बुलाया गया, और हमारे जो डांस सेट कर रहे थे वो थे सम्राट, सिद्दीक सम्राट, बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़ा घराना है। अब हम दोनों के लिए मुश्किल ये थी कि एमी कह रही थी कि जी मैंने ये जो तोड़ा ये मैंने करना है, मैं कहती थी कि नहीं ये मैंने करना है। बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उसके बाद खैर जिस वक्त उस्ताद अल्लाह रखा ने बजाना शुरू किया तो उस्ताद अल्लाह रखा और मास्टर सिद्दीक की आपस में जंग शुरू हो गई। ये देखें व्यूअर्स, हम साथ साथ क्लिप्स भी आपको दिखा रहे हैं इस गाने की। जी हाँ, अब वो ये कह रहे थे कि जी ये जो तबला अब मैं बजाता हूँ और तुम घुंघरू बांध के नाच के दिखाओ। एक तूफान, हम बीच में इतने से बालिश भर के लोग
कुछ भी नहीं थे, हम तो पैरों के खाक हैं, बुजुर्ग, सच्ची बात है उस्तादों के। उन्होंने जनाब ये किया कि बेहतरीन पूरा एड़ी चोटी का जोर दोनों उस्तादों ने लगा दिया। अच्छा। उधर फरीदा खानम और मैडम नूरजहां, और तीसरी बात उस्ताद नज़ाकत सलामत। मैं कहती हूँ कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं हमारे पे क़यामत टूट पड़ी है। आप खुद देख लीजिए कि इतना मतलब हम लोग एंड पागल हो गए सिंक्रोनाइज थे। करना और इस लेवल की परफॉर्मेंस। अच्छा, हम जब अभी देख रहे थे क्लिप आने से पहले ऑन एयर, तो रियाज भाई मैं यही उनको बार बार कह रही थी आपके सामने ही कि मतलब आंखों की एक्सप्रेशन अलहदा, चेहरे की एक्सप्रेशन अलहदा, हाथ की एक्सप्रेशन अलहदा, बॉडी लैंग्वेज अलहदा, और फिर किसी और के साथ सिंक भी करना बहुत मुश्किल काम। इतना मुश्किल काम, बहुत बहुत मुश्किल काम। देखिए, पन्ना जी तो उस दौर की एक बड़ी एक्ट्रेस, बड़ी डांसर थी ही, लेकिन एम वाला भी बहुत बड़ी बाकमाल खातून थी। बहुत बड़ी, वो एक भी ही चूंकि- उस्ताद की शागिर्द हैं। हाँ, वो फिल्मी घराना था उनका भी, और उन्हें पता था कि मैंने क्या करना है। वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली बात थी इनके सामने, और इसीलिए ये गाना जो है, जो हम अभी देख रहे हैं, ये मैंने भी आपसे कहा था कि मेरा फेवरेट इन पे फिल्माया हुआ यही गाना है। और मेरा ख्याल है ये मुश्किल तौर पर देखने वाली चीज़ है कि जिसको आप देखिए, और फिर आप देखिए कि मोहब्बत क्या होती है अपने फ़न के साथ, किस तरह से अपने आप को, अपने जी को मारा जाता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें बनती हैं, किस तरह से मेहनत की जाती है। और ये वो दौर है जो मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया कि ये कंप्यूटर जी का दौर नहीं है, ये सच्ची मुच्ची कर रही हैं। इसमें कंप्यूटर जी ने बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर रहे, इसमें ये सचमुच का ये सारा कुछ कर रही हैं। और फिर इतने बड़े लोग, उस्ताद अल्लाह रखा जी, ये वही है ना जो रूही बानो जी के, रूही बानो के वालिद जाकिर मोहतरम थे। हुसैन के वालिद। हाँ, रूही बानो वो हमारी खास जो तौर रूही पे बानो आए है, थे। ये इनके वालिद मोहतरम थे, और ये बहुत बड़ा नाम था अपने दौर का। जाकिर हुसैन बहुत बड़ा उनका नाम। तो एक रिदम ही हमें पागल कर गया, जख्म हो गए थे पैरों में। 1 महीना रिहर्सल की थी हम लोगों ने, 1 महीने के बाद डरते डरते हम सामने आए थे उनके। ये वही बात है जो हम जब अभी जिक्र कर रहे थे पार्टीशन के बाद की फिल्मों का, तो मैंने कहा कि ये लोग 14-14 रिहर्सल्स करते थे। इन लड़कियों के पास टाइम होता था, और असातिज़ा जो थे वो बिल्कुल असातिज़ा के तौर पे ही इनके साथ डील करते थे। ये थर थर कांपा करती थी उनके सामने खड़े वो होकर। लिहाज नहीं करते वो थे। लिहाज बिल्कुल नहीं करते थे कि कहते ये थे बहुत बाहर बड़ा निकल नाम जाओ, है। सुरताल अगर नहीं आ रहा बाहर चली जाओ फौरन। हम तो पैरों में बैठे हैं, और बस बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा फ़न का ज़माना, फ़नकार वो अब नहीं मिलेंगे ढूंढे से भी। अच्छा पन्ना जी, आपकी इजाज़त से हम अब मैं और भी पीछे जाना चाहती हूँ। कितना पीछे जाइएगा? 6 साल की उम्र पे आपने कथक डांस स्टार्ट किया। हाँ, और 6 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। मैं आपको बताऊँ, मेरे बेटे हसन 6 साल के हैं, जी वो तो काबू नहीं आता। वो आपकी औलाद है ना माशाल्लाह। बिल्कुल, तो शायद इसीलिए काबू नहीं आज का आता। ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक सही। और कंप्यूटर और क्या क्या तूफान आ चुका है, तो वो उस ज़माने की पैदावार है। हमारा जो ज़माना था वही बिल्कुल सीधा साधा ज़माना था। और दूसरे हमारे उस्तादों से अगर पूछा जाए, ये माशाल्लाह उस्ताद साहिबान बैठे हुए हैं, 5-6 साल की जो उम्र है वो सही उम्र सीखने की होती है, बिल्कुल सही। क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉडी, हड्डियाँ किधर भी मोड़ दो, कुछ भी कर लो, वो आदी हो जाते हैं। मेरे 5 घंटे की रिहर्सल थी पर मेरी। चोट भी तो उस उम्र पे लगने का ज़्यादा खदशा नहीं होता मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, कथक के हवाले से अगर आप बात करें, 5 घंटे मेरी मतलब मैं वहाँ बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज करती थी, मतलब एक्सरसाइज से घुंघरू बांध के, और 5 घंटे उस्ताद ने बैठने नहीं देना होता था। ना खाना खाने देते थे, और ना वो कहते थे कि इधर उधर हिलोगी, बस खड़ी रहो। भूख लगती थी तो क्या करते थे, आप हंसिएगा नहीं, एक मक्खन की टिक्की कहते थे खा लो, बस खड़ी रहो। मगर उसका फ़ायदा क्या हुआ रजी? मक्खन की टिक्की? जी जी, ताकत। क्योंकि हम पानी भी नहीं पी एनर्जी। सकते थे बेटे। बड़े सख्त उस्ताद थे उस ज़माने में, ऐसी मतलब ठीक ठाक मार पड़ टेंशन जाती के थी। बारे प्यास लग गई है। नहीं, वो बकायदा फेंटी शेंटी भी लगा लेते थे साथ सब होते। पैरों जिनमें पे सोटी वो भी रखी पड़ते होती थे। थी, हम छोटी सी सारा छड़ी दिन भी मॉर्निंग रखी शो पे होती थी। कहते थे मारने प्यार, मारने प्यार। नहीं, वैसे उन्होंने छड़ी रखी होती थी। छड़ी भी होती थी। हाय। होती थी ना। ये उंगलियों पे फुटे पड़ते थे। हाँ। मगर बात ये हुई कि वो फुटे आज ज़िंदगी में काम आए बेटा। हमने उस्तादों से अदब एहतराम सीखा, हमने उस्तादों से जूनियर हो या सीनियर, हमने हमेशा अपने से बेहतर समझा है, और समझना चाहिए। आज की नस्ल को भी मैं यही कहती हूँ आज से कि आप एहतराम करें, चाहे वो जूनियर, मैं कहती हूँ जी कुछ सुर में है या नहीं है, कुछ ताल में है कि नहीं। मैं तो सुर ताल की बात कर रही हूँ। रजी अब तो देखें कि वो है ही नहीं, वो अदब एहतराम नहीं है। अब वो हर आदमी ज़रा सा सुरीला हुआ, भाई क्या है जी, मैं फला जगह, अरे भाई खुदा के लिए गर्दन तो ठीक कर लो अपनी। मैडम रुझान बड़ी नाराज़ होती थी इस बात पे।
वो कहती थी कि जो आदमी को अदब ही नहीं है उसके बाद वो आगे क्या करेगा। मगर 6 साल की उम्र का जो है वो सबसे बेहतरीन वक्त होता है, और मैंने तकरीबन 8 या 9 साल लगाए। और मुझे उस्ताद अच्छे मिले, जैसे उस्ताद गुलाम हुसैन पटियाले वाले। लेकिन इस एज पे कथक की तरफ जब तक घर से सपोर्ट ना हो खुद तो नहीं इंसान जा सकता। तो मुझे शौक था, बिल्कुल शुरू से अगर हम शुरू करें। शौक था। आपको शौक था? मैं शीशे में खड़ी होके ना, तो अपनी अजीब चीनी फीनी सी तो थी, तो खड़ी होके ना मैं शक्लें बनाती थी, लोगों की नकलें उतारती अगर थी। आप चीनी पीनी है तो हम भी चीनी पीनी बहुत खुश हैं। हमने भी फिर चीनी पीनी बनना है। नहीं, सही बात है सचमुच। ये जो पन्ना, ये जो नाम है, वैसे तो खैर ये इस नग का नाम है, ग्रीन कलर का होता है, एमरल्ड। बिल्कुल। और ये पता नहीं, बस पन्ना बस घर में घरेलू नाम था मेरा। हमारी एक खाला भी है जिनको पन्ना खाला हम बुलाते हैं। अच्छा। इसलिए जब नाम आया ना तो मेरा बेटा बैठा हुआ था, हमजा ही 17, तो देखता है, कहता है Who's पाना? मैंने कहा नॉट पाना, बदतमीज, पन्ना। He said, oh like your पन्ना खाला। मैंने कहा जी वो वाला पन्ना, and it means emerald। और फिर मैंने उसको थोड़ी सी ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके दिखाया तो कहती she is amazing। मैंने कहा that's the thing। तो आप लोगों की जनरेशन को पता होना चाहिए कि वो कितनी अमेजिंग है। काश के ये आप लोगों को समझा सके। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि देखें हम लोग, पन्ना जी बड़ा मुझे दुख होता है, हमारे लेजेंड जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना, सारे चैनल्स उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सारे आगे बढ़ के। और मैं कहती हूँ कि भाई जो हैं उनको तो करें, जो चले गए जो हैं उनको उनकी जिंदगी में तो ट्रिब्यूट पेश करें ना। जुगन जी यही है ना कि जो बंदा आपके सामने है उससे मोहब्बत का इज़हार कीजिए ना, हम उसको जाने के कहिए कि बाद आप मोहब्बत बड़े का इंपॉर्टेंट है इज़हार मेरे करते लिए। जो बंदा चला गया है उसके जाने के बाद आप जो मर्जी कहते रहिए, ही विल नॉट और शी विल नॉट नो कि व्हाट आर यू सेइंग टू गोइंग टू से दैट। आप उनके सामने उनको ट्रिब्यूट पेश कीजिए। ये जो अमेजिंग खातून आज हमने अपने साथ बिठाई हुई हैं, ये शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। और ये तो हिस्ट्री हैं, मैं समझता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री हैं। इनके पास सारे अदाकार जब आए, जहाँ से आए, और माशाल्लाह इनकी याददाश्त कमाल है। ये उस कमाल याददाश्त को सेव करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो फिल्म हिस्ट्री है वो सेव हो सके। इस तरह के लोगों को बुला के उनके साथ प्रोग्राम्स करके उस हिस्ट्री को सेव करना चाहिए कि कौन कब कैसे कहाँ से आया और कैसे गया, या कैसे उसने क्या क्या कुछ काम किया। ये बहुत ज़रूरी है। एंड द पॉइंट इज हम इतना सीख सकते हैं और एट द सेम टाइम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम कितने आसान वक्त में काम कर रहे हैं। बहुत आसानी हम आप लोगों इतनी को। आसानी से काम कर रहे हैं रियाज भाई, इतनी आसानी से कि इट इज़, मैं तो अब हम अपनी बात की जनरेशन को देखती हूँ तो उनको देख के कहती हूँ कि यार ये तो हमारे पास तो ये एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। आप देखिए ना वो जो फिल्म्स थी उस दौर की 50s और 60s की अगर हम बात कर रहे हैं, वो सारी फिल्म्स इनके सामने बनी हुई हैं। वो संतोष कुमार इनके अपने थे, वो दर्पण इनके अपने थे, वो निगर भाभी इनकी अपनी थी, वो सबिया खानम इनकी अपनी थी, वो एस सुलेमान जो है वो इनके अपने थे, हस्बैंड थे। तो जाहिर है वो सारा कुछ इनके सामने बन रहा था। तो उसको हिस्ट्री को अगर हमने सेव करना है तो जहाँ पे भी जो भी करना चाहता है उसको चाहिए कि इस तरह के लोगों को ढूंढे, इस तरह के लोगों के पास बैठे, उनसे बात करें। गिनती के रहेगा 2-4। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी है, इतना गया अब जी प्लीज सब पे भारी हमारा और सब पे भारी, 2-3 सब पे भारी। मगर आपने बहुत अच्छी बात की कि जब मर जाते हैं ना हम लोग, उस वक्त वो बड़ी ताज़ियत और ये और वो होता है। क्यों नहीं ये जिंदा जो लोग हैं, एक तो इंडस्ट्री हमारी वैसे नजर लग गई। ऐसे ऐसे लोग बैठ के धाड़े मार रहे होते तो, और बाद में जब पूछो कि जी अच्छा आप बड़े करीब थे, नहीं जी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। ये है मुक्के मारने को दिल चाहता है, मुक्के मारने को दिल चाहता है। लगानी चाहिए। अच्छा जैसे मुझे मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने तो ये कुक वाली अपनी जो हमारी कुक है उनसे मैं जरूर कहूँगा कि इनसे शेफ इनसे टिप्स ज़रूर लें, क्योंकि ये जितनी अच्छी इंसान है, जितनी अच्छी ह्यूमन बीइंग है, उससे ज़्यादा अच्छी ये कुक हैं। मैंने इनके हाथ के मैंने इनके हाथ के आलू के पराठे भी खाए हुए हैं। यानी कि सब कुछ सुरीला है। आलू के पराठे भी खाए हुए हैं, मैंने साग भी खाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो ये बनाती हैं। और बहुत मेहमान नवाज, जब आप इनकी तरफ चले जाएं और बता के जाएं कि मैं आ रहा हूं पन्ना जी, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ रह ही जाते हैं। जिस बिल्कुल आप भी आइए, हम और ऐसा खाना इतनी खिदमत, और जिस तरह से इन्होंने अपने घर को डेकोर किया हुआ है, जिस तरह से उसमें घर में उसमें रहती हैं, यानी कि जितनी हसीन खुद है उतना ही हसीन। अच्छा यस, वैसे ही इनका रहना सहना भी वैसा ही है, वैसी ये मेहमान नवाज हैं, वैसी ही अच्छी इंसान है कि हम जैसे आम लोगों को भी अगर कोई फ़ोन करके तो पूछ ले कि बड़े दिन हो गए हैं, मुझे प्यार से रज़ी कहती हैं। और ये वाहिद खातून है जो मुझे रज़ी कहती हैं कि आप मुझे मिले क्यों नहीं हो, तुमने मुझसे फ़ोन पे बात क्यों नहीं की, कहाँ रह गए हो, कहाँ गुम हो गए हो। अगर कोई आपसे इतना बड़ा बंदा आजकल तो घर वाले नहीं इस तरह पूछते। यस पन्ना जी मैं आपका नंबर लूंगी,
कभी कभी मुझे भी इस तरह लाड असल करने में- में तो तरस जाती हूँ कि कोई मुझे भी पूछ ले, कोई लिफ्ट नहीं कराता, डांटे ही पड़ती है सिर्फ मुझे तो। हाजिर बात ये है कि हमारा लखनऊ से ताल्लुक़ है। अच्छा, वो फिर समझ आ गई ना। दिल्ली और लखनऊ। अच्छा, जिस वक्त मैं शादी हुई तो सुलेमान का, ये संतोष भाई, दर्पण भाई, इन लोगों का सबका ये मुसीबत थी, बीवियां खाना पकाएं। अब मैं तो मतलब आर्टिस्ट थी, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। बचपन से आप अच्छा काम वो कर रही अलीगढ़ के थे ना? कौन? ये जो नैयर संतोष- भाभी अलीगढ़ की, हाँ। और बड़े भाईजान इन सब का ताल्लुक जो है वो है अपना हैदराबाद दक्कन, और हैदराबाद उसके बाद आधा सहारनपुर ठीक है। से। सही। बहरहाल जी बात हो रही थी हमारी, फिर वापस आते बाजी की। बाजी का जो डांस हुआ 1 महीने में पिक्चराइज हुआ, 8 कैमरे उस ज़माने में इस्तेमाल हुए, और उसके बाद ये हुआ कि जो थे अपना नज़ाकत सलामत साहब हमारे उस्ताद, वो जनाब तबले, हमेशा होता है जो हमारे गायक होते हैं वो तबले वाले की खैर नहीं होती, वो हमारे तबले वाले का हशर होता है, मगर उधर अल्लाह रखा उधर उनसे भी चल रहे थे और साथ ही हमसे भी लड़ाई चल रही थी, फरीदा खान मैडम नूरजहां से भी सारा, और हम चू चू का मुरब्बा, यकीन करें कि हम पिस गए थे कि या अल्लाह इतने बड़े बड़े लोगों में इतना बड़ा ये प्रोग्राम है, कैसे करेंगे। मगर फिर ये हुआ कि जब लड़ाई शुरू हो गई, एमी सेट छोड़ के जाने लगी, मैंने पकड़ा, मैंने कहा, मेरी उसकी बड़ी पुरानी दोस्ती है 50 बहुत पुरानी, तो कराची से है ना मेरा ताल्लुक, अब आई तो मैं कराची से ही हूँ जी। तो क्या हुआ कि मुझे कहने लगी बस छोड़ दो छोड़ो छोड़ो, तुम अपने तोड़े कर रही हो, मैं अपने तोड़े। मैंने कहा अच्छा। उस्ताद अल्लाह रखा उठे, कहने लगे भी बात सुनो, सीधी बात है, इन दोनों को खुला छोड़ दो, ये पहलवान जो कुछ होंगे मनवा लेंगे अपने आप को कि ये क्या है। क्या बात है। और फिर यही हुआ। अच्छा, बस मेहनत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी। मगर एक बात ज़रूर करूँगी, आपसे बात बड़ी कर रही हूँ कि ये जो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ये जो रक़्स नहीं है, ये एक फ़न है, ये एक मिसाल है, एक पैगाम है जो कि ना हिंदुस्तान में अल्लाह रखा बजाएंगे और ना यहाँ कोई पैदा होगा कि यहाँ आके इस तरह इतने बड़े बड़े उस्तादों के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती और ना होगी। आपकी इजाज़त से एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 70s का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, सायरा जी आपसे सुनते हुए आएंगे। वैसे तो हमने काफ़ी गाने सुने थे, लेकिन पन्ना जी से गप लगाने का इतना मज़ा आ रहा है कि हम साथ ये साथ ज़्यादा ज़रूरी है, साथ- इंफॉर्मेटिव। नहीं, आप भी ज़रूरी हैं। ये अपना ही बच्चा है, इसको हम आप सोचे मैं इसकी ये बड़ी ट्रेजेडी है ना घर का मैं सिंगर होने का, कितने नुकसान आते हैं। मैं इसकी मामा हूँ। मैं तो इतनी खुश हूँ तुमसे मिलके, मैं क्या बताऊँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। पन्ना जी ब्रेक में मेरे साथ बहुत सा लाड कीजिएगा, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे
क्या बात है, ब्यूटीफुल। अल्लाह कह रहे सुर तेरा और ज्यादा। बहुत अच्छा, इस नज़्म का कमाल ये है कि फैज़ अहमद फैज़ का कलाम, और नज़्म गाना यकीनन एक मुश्किल काम है। ये कमाल मैडम नूरजहां का ही है कि उन्होंने जो है ना वो इसको धुन भी उन्हीं की है और फिल्म कैदी की है गालबन ये। अच्छा, इसमें कमाल आप देखें, जब हम उस दौर के लोगों की बात कर रहे हैं तो उस दौर के शायरों की भी हमें बात करनी है। उस दौर में देखें मुनीर नियाज़ी साहब काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कतील शिफाई साहब लिख रहे हैं, सैफुद्दीन सैफ लिख रहे हैं, अहमद राही साहब लिख रहे हैं, अज़ी कादरी साहब लिख रहे हैं। ये कितने बड़े बड़े नाम हैं। और मौसीकारों के अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे तो मुझे याद आया मास्टर गुलाम हैदर साहब, हमें उन्हें ज़रूर याद करना है। मास्टर गुलाम हैदर हमारे वो वाले मेहरबान एक मौसीकार थे जिन्होंने मैडम नूरजहां को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने लता मंगेशकर को फिल्म इंडस्ट्री में पहला चांस दिया, जिन्होंने शमशाद बेगम को पहला चांस दिया, और फिर उन्होंने हमारे यहाँ पर भी आके फिल्में बनाई। थोड़ा अरसा रहे लेकिन बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो मैंने कहा कि मास्टर गुलाम हैदर साहब हमारे ज़हनों से महव ना हो जाए। उनको खिराज तहसीन। बिल्कुल। यहाँ पे किचन में भी जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं, बिकॉज हमारी शेफ़ ने बड़ी फुर्ती से सब कुछ तैयार कर दिया है। तो तैयब जी, तैयार है सब कुछ? जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा जो टिक्का मसाला है ग्रेवी के साथ वो बिल्कुल तैयार है। और आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल जिस तरह आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं सेम वही कलर वही टेस्ट होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं इसको नान और ज़ीरा रायता और सलाद के साथ सर्व करें। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज अपनी लिविंग लेजेंड ज़रीन सुलेमान पन्ना साहिबा को। अच्छा, आप एज अ क्लासिकल फ़नकार इंडस्ट्री में थी और उसके बाद मूवीज़ में भी आपने साथ साथ एक्टिंग की, लेकिन शादी से पहले आपने इटली में भी जाके काम किया, वहाँ पे भी मूवी में आपने काम किया, फिर मलेशिया, डेनमार्क, चाइना, दुबई, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया। क्वीन एलिज़ाबेथ के सामने और थाई क्वीन के सामने भी आपने परफॉर्म किया। डिफरेंट चाइनीज़ लोगों ने भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद शादी की और 25 साल काम नहीं किया, इस पे भी मैंने ज़रा सा गिला करना है, लेकिन वो मैं करूँगी अभी। बट अपने हस्बैंड के साथ उस वक्त मिलके आपने 10 मूवीज़ भी प्रोड्यूस की माशाल्लाह से, जिसमें से अनाड़ी, उफ़िए बीवियाँ और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। फिर 1997 से बच्चों को आपने डांस सिखाना शुरू किया। कुछ हमारे पास तस्वीरें भी हैं व्यूअर्स, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। और अब तक 20 से 25,000 के करीब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग आपने दी है। और आजकल ज़ारा नूर अब्बास हमारी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री की बड़ी स्टार हैं। अस्मा जी भी, अस्मा अब्बास भी इनकी स्टूडेंट्स में से हैं। ये देखें स्टूडेंट बैठी हुई हैं। और जैसे कि पहले भी शेयर किया आपके साथ कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनली तो बहुत से आपको अवार्ड्स मिले, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अच्छा मैम, ये बताइए कि फिर पहली मूवी कब और कैसे हुआ क्या? आपको शौक था, आप सीख रही थी, लेकिन हज़ारों लोगों को शौक होता है, हर इंसान इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, तो फिर हुआ क्या? असल में मैंने एक फिल्म देखी थी हलचल, उसमें सितारा देवी ने, वैसे मैं उनसे ही मुतासिर हो के मेरी रूहानी उस्ताद हैं वो। अच्छा। तो एक्टिंग का तो मैं नहीं कह सकती, एज ए डांसर की हैसियत से और एक रक़्स के हवाले से ये बहुत बड़ा फ़न है अगर कोई समझे, अगर कोई कदर करे। नहीं तो ये कि ये तो आजकल ज़रा थोड़ा सा मसला नई नस्ल का हो गया, वो तो खैर है। उस वक्त मैंने कहा कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी बस। तो मेरी वालदा बड़ी अजीब सी, बस एक कोने में बैठी बिठाई थी वो। मगर उस वक्त ये था कि हौसला अफजाई उस्तादों से बहुत मिली। जैसे हमारे दिल्ली घराने के थे और अपना पटियाला घराना मेरा था, सम्राट घराना था, मैडम आजूरी थी और अपना रफ़ी अनवर, उनसे मैंने सीखा हुआ था। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त मैं आई तो पहले एडवर्टाइजमेंट में आई मैं, और पहला एडवर्टाइजमेंट मेरा जो था वो था अपना लक्स का। अच्छा। उसके बाद तिब्बत सुनो में आ गई। और मज़े की बात ये कि एस्प्रो वाले मेरे पास आए, उस ज़माने में एस्प्रो चलती थी। अच्छा। तो बड़ी अजीब सी बात है, प्यारे बच्चे, उन्होंने क्या किया कि जी आप चलें, और चलते चलते एकदम गिर पड़े। अब उस समय अभी फिल्मों में नहीं आई थी। और आप गिरती भी फिर एक रिदम में गिरती होंगी। हम जैसे तो डंगरों की तरह गिरते हैं। अब पीछे चल रहा रिदम, ता थई तत, अब गुड़प करके उन्होंने कहा रुक जाएं, गिर जाएं। अच्छा, एक दफ़ा गिरी, 2 दफ़ा गिरी, उसके बाद फिर वो एक पैनाडोल मुझे दे दिया, खा लो। अच्छा, मुझे ये
नहीं पता था अंदाज़ा जी। रजी कि वो पैनाडोल मुंह में रख लूं या कहीं छुपा लूं। वो कुछ 6 पैनाडोल कमबख्तों ने मुझे खिला दी और हर दफ़ा वो कहें जी ये ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा हो जाए। और यकीन करें कि इतनी बेवकूफ़ उस ज़माने में मैं थी कि 6 की 6 खा गई। आय अल्लाह। और उसके बाद जो मेरा हशर हुआ वो खुदा ही जानता है, चोटें भी लगी। मगर खैर फिल्मों में मुझे बड़ा हौसला अफजाई लहरी के साथ, मज़ेदार बात है कि लहरी के साथ मेरी जो पहला था वो था, एक बड़ा मज़ेदार गाना था और लहरी के साथ ही मैं आई थी, वो था खट्टी कढ़ी में मक्खी पड़ी। खट्टी कड़ी में मक्खी पड़ी। अजीब हम उसका- लोगों की जिंदगी की कहानी है ये। अजीब कहानी। और वो जनाब वो उस गाने से कुछ ऐसा कुछ हुआ कि एकदम मुझे 15-20 फिल्में मिल गई। माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने सिंधी भी की, ढाका की फिल्में भी मैंने की, बंगाली भी की। इटली कैसे पहुंच गई आप? इटली असल में यहाँ मतलब ये तो एक ख्वाब होता है आजकल के आर्टिस्ट का कि कहीं बाहर इंटरनेशनल बंदा काम करे। एक हफ्ते के लिए मैं हॉलीवुड भी गई। कमालिया एंथोनी क्विन ने मुझे इनवाइट किया। एंथनी मैं इतनी हैरान थी क्योंकि गन्स ऑफ नेवरोन देखी थी मैंने। आप बड़ी अजीब सी बातें हैं मेरी तो। किताब अगर छप गई गलती से कहीं, शायद मेरे मरने के बाद छपे, मीर अक्सम उसका नाम मैंने रखा है। उस पे मेरे ज़िंदगी के सब हालात हैं। अच्छा। खैर वो एक आया हुआ था एवेन्यू स्टूडियो में, एक पूरा यूनिट आया हुआ था पिक्चराइज करने, इटालियन मतलब डेलीगेशन था। और अपना प्रोड्यूसर जो थे वो उन्होंने कहीं मेरा प्रोग्राम देखा शूटिंग करते हुए, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की को अपने इटली लेके जाना है। अच्छा, मैं मतलब कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा जी ये मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? अंग्रेजी तो बंदा कर लेता है, इटालियन बंदा कैंच करे। बहरहाल मैंने कहा जी जहाँ मैं तैयार हूँ। अच्छा, हुआ क्या कि मुझे अशफाक अहमद साहब, क्या कहने उनके, अशफाक अहमद साहब आए मेरे पास और कहने लगे कुड़िए हाँ कर लें ना करी, इस तो सोना कदे भी वक्त नहीं आएगा। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा जी जाऊँगी। लो जी वो डन हो गया। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे इटली बुला लिया। अब इटली जिस वक्त मैं पहुँची, अजीब व गरीब सी बात है ये कि आप ये सोचिए कि मैं ना उनकी ज़ुबान से वाकिफ़, ना उनके माहौल से वाकिफ़, बेवकूफ़ सी बिल्कुल, बस अपने इधर उधर लफंदरियों की तरह फिर रही। उन्होंने मुझे क्या कहा कि जी आप थी कोई 200 या 300 लड़कियाँ, उन्होंने इकट्ठी बुला के उन्होंने कहने लगे जी आप कथकली इनको सिखा दें। क्योंकि हाँ, कहानी कुछ ऐसी थी कि वो नाम भी कुछ मुनव दशहरा कुछ ऐसी कुछ चीज़ें थी। आप यकीन कीजिए कि मैं वहाँ 2 महीने रही, उन सब बच्चियों को डांस सिखाया और वो पिक्चराइज बाकायदा तौर पे किया। और जो तीसरी बात थी वो ये थी कि इटली मेरे ख्याल है मेरे लिए लिखा हुआ था। इटली में चली गई, फिल्में बहुत, फिर 2-3 फिल्में मैंने की। उन्हीं दिनों में मैसेज बन रही थी। मैसेज के लिए अहमद कमाल, मैं बड़ी अजीब व गरीब से वाक़या मेरा कि अहमद कमाल और एंथोनी क्विन ने मुझे इनवाइट किया मेरे प्रोड्यूसर के साथ कि जी वो मिलना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी कौन है ये लड़की जो आई हुई है। मैं गई तो एक गोरे चिट्टे से बड़े खूबसूरत से हमारे रजी की तरह थे वो, सचमुच वो अहमद जो थे जो, तो मुझे तो पता भी नहीं था मैसेज क्या बन रही है, क्या हो रहा है। बस मैंने गन्स ऑफ नेवरोन देखी थी और हाय एंथोनी क्विन को देखा, बस मैं कहा बस एंथोनी क्विन। और वो इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार शख्सियत थी। वो जनाब मुझे कहने लगा कि आप लोग जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कूले कैसे लगाते हैं। पहला जुमला उसका ये था। मैंने कहा तुमने सवाल ही बड़ा गलत कर दिया है। खैर बहरहाल उसके बाद जनाब उन्होंने मुझे, वरना रिश्ता होते होते रह गया। नहीं रिश्ता वहाँ का होना था, भी रिश्ते तो सकता यहाँ था। सुलेमान जो बैठा हुआ था मेरे इंतज़ार में, या क्या करती। खैर बहरहाल इटली के ये किस्से हैं। फिर उन्होंने मुझे एंथोनी क्विन ने कहने लगा मैं सिर्फ 2 शॉट चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा चले। हॉलीवुड लेके गए। अब मुझे पता ही नहीं सारा हॉलीवुड, इतने बड़े बड़े उनके सेट, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, जिना लोर ब्रिजडा, और मैं मुतासिर थी चेली अलाउंस एक बहुत बड़ी डांसर थी। और उसके बाद सोफिया लोरेन, ये लोग सब मुझे वहाँ मिले। ख्वाब है मेरा ज़िंदगी का, अजीब सा है। मुझे नहीं लगता मैं कुछ 200 साल पुरानी हूँ। कोई पूछे ना मेरी उम्र। पन्ना जी 150 नहीं तो आप 200 ज़्यादा के। अच्छा हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पन्ना जी से मैंने ये जानना है कि 25 साल हमें डिप्राइव क्यों किया, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद बहुत गिले के साथ।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं लिविंग लेजेंड ज़रीन सुलेमान पन्ना जी को, कथक सूफी परफॉर्मर, एक्टर, नॉवलिस्ट, कोरियोग्राफर, इंटरनेशनल स्टार, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपने बहुत काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इसकी कंसिडरेशन में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया एंड देन वेरियस इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स। अच्छा पन्ना जी, 25 साल क्यों इंडस्ट्री छोड़ी? क्योंकि बड़े लोग गिला करते हैं इस बात पे कि आप करियर के पीक पे थी, मतलब पीक के पीक पे थी और फिर एकदम से पन्ना जी गायब हो गई। इसका मेरे पास बड़ा मुख्तसर जवाब तो ये है कि शायद मेरे लिए लिखा गया था कुछ ऐसा ही, और दूसरी बात ये कि पता नहीं, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं कहाँ खो गई थी। बहुत तकलीफ़ से गुजरी हूँ वो 25 साल मेरे जो थे, मगर उनमें एक चीज़ ज़रूर रही कि मैं मुंसलिक रही। किस तरह रही? सुलेमान को मैं कहानियाँ पढ़ पढ़ के कहती थी ये कहानी बड़ी अच्छी है, आप ये करें। एक फिल्म बनी थी जीनत, वो राशिदुल खैरी की, हाँ राशिदुल खैरी को पढ़ा मैंने, और पढ़ने के बाद मैंने कहा ये बनाएं आप, ये पता चलेगा। सेट में सारे आके कलर्स वगैरह, क्योंकि पहले नहीं इतना ध्यान दिया जाता था, सेट में खुद करवाती थी। स्टूडियो में आने की इजाज़त नहीं थी मुझे, रात को मैं जाती थी क्योंकि सुलेमान ज़रा अपने मिजाज के थे। तो मैं ठीक है, बच्चे हो गए, फिर घरदारी हो गई, मगर ये कि 25 साल ने मुझे बहुत सबक दिया, बहुत कुछ सिखाया। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप खाने भी तो देगचे बना बना के भेजती थी सेट पे, वो तो 100 आदमियों का खाना मैंने भेजना होता था डेली, खुद 100 आदमियों का खाना। अच्छा तो फिर अब पन्ना जी क्या मसरूफियात हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि लोग अगर आपको देखना चाहते हैं या आपसे मुलाकात करना चाहते हैं तो ज़रीन सुलेमान पन्ना जी कर क्या रही हैं? पन्ना को मैं भी तलाश कर रही हूँ, कहीं मिले तो बता दीजिएगा। वो पन्ना तो बहुत अरसा हो गया खो चुकी है, सचमुच खो चुकी है। कभी कभी उसे बुलाती हूँ मैं, एक अंदर एक हिस्स है जो कि एक बच्चा निकल आता है, कहता है कि हाँ मैं भी कभी कुछ थी। तो उसमें ये होता है कि ख्वाहिश होती है मुझे कि इस ज़माने को मैं बताऊं कि मैंने इतने साल जो सीखा था क्या किया। देखा जाए ना तो वो एक ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हुई और ना होगी बस। लेकिन आप सिखा रही हैं आजकल, यानी मैं जो सिखा रही हूँ ना, मेरा और तरह का अंदाज है जी। हर एक का अपने अपने घराने होते हैं। मेरे घराने ने जो मुझे सिखाया, दिल्ली या पटियाला या सम्राट या रफ़ी अनवर या मैडम अजूरी, उनके सबके अलग अलग अंदाज थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। अहमद बशीर ने जैसे मुझे एकदम खुले हाथ कहने लगे कि नीले पर्वत में कहने लगे तेरा जो दिल चाहे तू कर। मैंने कहा मुझे उस्ताद नहीं चाहिए, मैं खुद करूँगी। जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा वो नीले पर्वत में मतलब ये कि 6 या 7 आइटम थे। आप खुद एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं और अच्छा थी अच्छा, भी। सॉरी आप नीला पर्वत में तो मलका मौसीकी रोशना बेगम ने भी गाया था, बहुत खुश नसीबी है मेरी, है ना? बिल्कुल। और बल्कि बुश्रा अंसारी की वालदा ने भी शायद उसमें गाया है था, ऐसा ही था। और ये तो छोटी छोटी थी। हाँ हाँ 59 की बात है ये, जब मैं वहाँ आई हूँ जी। तो इन्हीं के घर में मेरा बड़ा दोस्ती रही है। बच्चियाँ सब छोटी थी और अभी भी है जिस तरह आसमा भी आपसे सीख रही हैं, ज़ारा उनकी बेटी भी आपसे बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इनकी शादी दुल्हने भी मैंने बनाया, देखिए ज़रा, क्योंकि उस ज़माने में बड़ा था पन्ना आई है, पन्ना घर पे बैठी हुई है, तो पन्ना को शौक था दुल्हन बनाने का। तो दुल्हन ने सजा सजा के नीलम को क्या, बुशरा को क्या, और अपना सुंबल बेचारी वो तो चली गई, अल्लाह उनके दर्जात हाँ। में। मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा सुंबल आपी से क्लोज थी। सुंबल बहुत अच्छा गाती थी और इस ख़ानदान ने तो निचोड़ है सुर और ताल का। ये बहुत बहुत ही खूबियों का मालिक है बिल्कुल। और मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। पन्ना जी आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, आपके शुक्रिया। फैंस बहुत प्यार करते हैं। क्या आप पैगाम देना चाहेंगी व्यूअर्स को? वर्ड्स ऑफ विजडम आपके इन पैगाम में मोहब्बत है, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि फ़न को एहतराम दीजिए, इज़्ज़त दीजिए। वाह। जूनियर अगर है उसको आप ये ना समझे कि ये क्या ये चपरासी टाइप की चीज़ बैठा हुआ, नहीं। क्या पता वो एक वक्त ऐसा आए कि वो इतना ऊपर चला जाए कि हम चपरासी हों और वो इतने उरूज पे आ रहा हो। तो आप सीनियर जूनियर का एहतराम करें, फ़न का एहतराम करें। और मैं एक बात बताऊँ, ये रक़्स या सुर और ताल, ये तो जोश साहब भी हमें बहुत अच्छे एक पैगाम दे गए हैं कि जी आज़ा की शायरी और गाना जो है रूह को सुकून और चैन देता है। मैं उसी के अंदर ही अभी तक हूँ और ये अभी तक ये मुअम्मा, ये फ़लसफ़ा हल नहीं हो सका,
मगर मैं चाहूँगी, सबको कहूँगी, नई नस्ल को ख़ास तौर पे, कि भाई आप लोग खुदा के लिए थोड़ा सा हमारे करीब आ जाइए। हम कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगे, आज हम हैं कल नहीं है। फिर आप इसी तरह अफसोस कर रहे होंगे, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ मैंने सीखा है मैं इस नई नस्ल को दूँ। और सचमुच नई नस्ल इस वक्त कुछ बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटी की मेरे पास आई हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, फिर उसके बाद कमाल है एडवोकेट, और उन्होंने 1 महीने के अंदर, यकीन करेंगी आप, 1 महीने के अंदर उन्होंने जो मैंने उनको सिखाया उनका अनुभव बन गया, उनको अंदाज़ आ गया कि ये कैसे करना चाहिए और ये कैसे करना चाहिए। मैंने स्टेज पे मैंने कहा बेटा आप करेंगी, कोई एतराज़ नहीं। तो आज की बच्ची थोड़ा घबराती है, और स्टेज से मुराद ये कि जैसे अलहमरा में कोई होता है प्रोग्राम, वो होता है कि उस्ताद साहिबान सब बैठ के सिलेक्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और भी बनने चाहिए, अकेडमीज़ बनने चाहिए, और लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप इज़्ज़त एहतराम दें और उनको अपने सीने से लगा के अपना उनको समझाइए कि तुम में बहुत कुछ है और तुम दुनिया में बहुत नाम रोशन करोगे। बस मैं तो यही दुआ है, मेरा पैगाम में मोहब्बत है सब आर्टिस्टों के लिए, नई नस्ल के लिए और उस्तादों के लिए सलाम। थैंक यू सो मच पन्ना जी, आप आज आई, अपने घर आई, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई आप लोगों की, मैं बहुत खुश हूँ। और आपसे तो खैर मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। मैं तो कहती है गुड़िया फैन हूँ, मेरे पेट में हमसे मरोड़ पड़ती है। अल्लाह आपको खुश रखे। ये आपको चीनी जिंदगी गुड़िया दे। जो है ना बहुत प्यारी माशाल्लाह। ये अल्लाह देखा ना, मैंने कहा ना, मैं एक्चुअली हम कुंभ के मेले में खो गए थे, असल में मैं इनकी ही बेटी हूँ। अच्छा रियाज भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लेस यू। Thank you very much. थैंक यू सायरा जी। Always an honor. हमारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट शहजाद अली, मोहम्मद इकबाल, साजिद अली, शाहिद अली और जग्गू खान, आपका भी शुक्रिया। हमारी शेफ़ का भी शुक्रिया। कुछ हलचल करके शो क्लोज करते हैं सायरा जी।